हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम उपचुनाव पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर भी, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव पर भी, हालांकि और भी कई सारे राज्यों में उपचुनाव है, पर हमारा फोकस जानकारी आपको देना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, हॉट सीट बुधनी, जहां पर उपचुनाव लगातार जारी है, लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, वोटर्स पहुंच रहे हैं, नए वोटर्स भी पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ श्योपुर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का हम जिक्र करें तो छत्तीसगढ़ में भी रायपुर दक्षिण सीट पर लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुधनी परंपरागत सीट बीजेपी की, तो वहीं अगर हम बात करें श्योपुर की, तो वहाँ पर रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस में पहले रह चुके हैं और अब बीजेपी में आए हैं, वन मंत्री उन्हें बनाया गया है, उनकी भी साख दाव पर है, दबदबा भी उनका अच्छा रहा है। और उधर से मुकेश मल्होत्रा पर जो है कांग्रेस ने भरोसा जताया है। हम अगर बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की ही बात करें, जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश इस बार की गई है, प्रचार प्रसार भी खूब किया गया और आदिवासियों को लुभाने का भी प्रयास बहुत ज़्यादा किया गया। हालांकि श्योपुर में स्थितियां कुछ बदलती हुई नजर आई, कुछ कुछ घटनाक्रम हमने ऐसे देखे जो कहीं ना कहीं स्थितियां बदलती हुई दिखा रही हैं। हालांकि क्या है स्थितियां वो तो तय 23 तारीख को होगा, पर आज भी हमने देखा कि बुधनी में तो हालांकि सामान्य माहौल रहा, पर श्योपुर में कई जगह हमने प्रदर्शन देखा, हंगामा देखा, लड़ाई झगड़े देखे, पुलिस को पहुंचना पड़ा, मामला शांत कराना पड़ा। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि महिलाओं का हंगामा हुआ। तो आखिर यहाँ पर स्थितियाँ कैसी रही, ये हम चर्चा करेंगे, पर पहले सबसे पहले हम सहयोगी के पास चलते हैं। वासु चौरे बताएंगे कि वहाँ का समीकरण भी क्या है, लोग वहाँ के क्या कह रहे हैं, हंगामा वहाँ पर किस किस बात को लेकर हुआ है, आरोप प्रत्यारोप भी क्या है। एक एड ऑन में इसमें ये कर दूं कि ये उस पूरे इलाके का मिजाज है कि वहाँ पर अगर जब तक ये ना हो या ये हेडलाइन ना बने कि भाई गोली चल गई या हंगामा हो गया, उपद्रव हो गया, तब तक ऐसा लगता है कि लोगों को भी शायद मज़ा नहीं आता है। दो समाजों के बीच वहाँ पर खूब लड़ाई झगड़ा और बहसबाजी खूब होती रही और हमेशा आपने देखा है कि इस तरह की स्थिति निर्मित होती है और इस बार भी हुई है। किस तरह के समीकरण इस बार देख रहे हैं, किस तरह का बदलाव ललित आप देख रहे हैं, वोटर्स किस तरफ जाते दिख रहे हैं, क्या लोक लुभावन वादों पर वाकई क्या वो भरोसा कर रहे हैं? और लोक लुभावन वादे तो हुए, लोक लुभावन चीज़ें भी वहाँ पर बांटने के आरोप लग रहे हैं कि लोगों को सामग्री बांटी गई है और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचा जा रहा है। ये दरअसल साख के सवाल जैसी स्थिति बन गई है। अब चूंकि रावत साहब हैं, वो एक तो लंबे पसोपेश के बाद, कश्मकश के बाद, मैं आपको एक घटनाक्रम याद दिलाता हूँ कि चुनाव प्रचार में वो गए हुए थे दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा चुनाव के दौरान। ये कहा जा रहा था कि नहीं नहीं वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, तमाम तरह की बातें हो रही थी। और फिर अचानक से खबर आती है कि नहीं, रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी, और वो कांग्रेस में मतलब तमाम उनको सहूलियत हासिल हुई है, बड़े बड़े पोस्ट पे वो रहे हैं। जो एक व्यक्ति के लिए होता है, चाहे वो मंत्री पद हो या विधायकी का टिकट हो, सांसदी का टिकट हो, वो लगातार उन्हें मिलता रहा। तो अब दोनों ने ऐसा लगता है कि इसे अपने लिए इशू बना लिया है। फिर बीजेपी में आने के बाद वन मंत्री उन्हें बनाया गया। अब देखिए कि किस तरह से डॉक्टर मोहन यादव खुद कई बार जा चुके हैं और हजारों करोड़ की परियोजनाओं का वहाँ पर ऐलान किया गया। ये खास किया गया और वन मंत्री भी उन्हें दे दिया गया। जबकि बाकी जो लोग हैं, जैसे कमलेश था, छिंदवाड़ा से आए, उनका मामला अभी तक अटका हुआ है। जो बीना की विधायक है निर्मला, उनका मामला अटका हुआ है। लेकिन रामनिवास रावत को पूरी तवज्जो है। तो अब ये स्थितियाँ, इन सब के बीच टर्निंग पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गोली कांड था, ये 4 गाँव में जो गोली चल गई है, ये कुछ टर्निंग पॉइंट जैसी स्थिति है। अब आप देखिए, चुनाव चल रहा है, वी डी शर्मा साहब पहुंचे हैं, उन्हें पर्टिकुलर एक जगह रोक दिया गया है और वो वहां पर धरने पर बैठ गए। ये जो घटनाक्रम है, और मुझे लगता है कि इन घटनाक्रम के लिए ये जो विजयपुर सीट है वो याद रखी जाएगी बाय इलेक्शन। तो आदिवासी बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाते हैं, कहीं ना कहीं आप इसी बात का जिक्र कर रहे हैं और गोली कांड हुआ है तो उससे स्थितियाँ बदलती हुई नजर भी आ रही हैं। रामनिवास रावत की बात करें तो दबदबा उनका रहा है, उनकी खुद की बड़ी पहचान है, लोग भरोसा इतने लंबे वक्त से जताते नजर आ रहे हैं। एक फैक्टर कि आपने ये भी देखा कि इतने लंबे वक्त से कांग्रेस में और फिर बीजेपी में आ जाना, क्या इसका गुस्सा भी लोगों के अंदर है? क्या आदिवासियों में या दूसरे लोगों में ऐसा कुछ पासा पलट सकता है क्या? बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़ा डेडिकेटेड वोटर होता है आदिवासी वोट बैंक जो होता है।
बड़ा डेडिकेटेड वोट बैंक है, अगर वो एक तरफ चला जाता है तो उसको फिर दूसरी तरफ मूव कराने में बहुत दिक्कत आती है, या कहें कि बहुत बहुत कुछ ऐसा ड्रेस्टिक हो जाए तब वो जाता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस वॉकओवर जैसी स्थिति में नहीं है कि भाई अब रामनिवास रावत खड़े हो गए तो हम वॉकओवर दे दें, या अब बहुत आसान जीत जिसको बोलते हैं वो दे दें। हालांकि जीत हार तो ये तय है कि तभी पता चलेगा, काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या रामनिवास रावत को फिर से मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल आसान जीत नहीं देना चाहती है, एक तो ये समझ में आता है, और दूसरा कि अचानक से समीकरण बदले हैं। मैंने कहा ना, गोलीकांड के बाद समीकरण बदले हैं, वो बहुत टर्निंग और ट्विस्ट वाला पॉइंट है। आगे भी हमें बढ़ना है, पर ये एक और है, यहाँ पर मुकेश मल्होत्रा को मैदान में तो उतार दिया गया और कहा कि ये कांटे की टक्कर देंगे। उनका कितना दबदबा रहेगा, क्या वाकई उस तरफ प्रभावित होंगे, उनका कितना दबदबा वहाँ पर है, क्या लोग वाकई उन पर भरोसा जता पाएंगे, उनका जो हम कहें कि पूरा अभी तक राजनीति में कैसी सक्रियता रही है, या कैसे वो रहे हैं लोगों के प्रति? एक्टिव रहे हैं और जातीय समीकरण को साधा गया है। जाधव एक वोट बैंक हो गया, और जिनके बीच आप अभी कह रही थी कि ये अलग अलग जो जातियां हैं इनके बीच विवाद चल रहा है। इनके अलावा जो तीसरा फैक्टर, जाति का फैक्टर, इस वजह से भी आप समझ लीजिए कि कई बार जाति का फैक्टर बहुत सारी चीज़ों को बदल देता है। तो मल्होत्रा जो है एक्टिव रहे हैं। आप देखिए कि कितने सारे दावेदार निकलकर सामने आ रहे थे, उसमें से अचानक से हमने सुना कि नहीं साहब, मल्होत्रा को मौका दिया जा रहा है। तो ये जो मौका दिया गया वो उनकी सक्रियता को देखकर ही दिया गया है। कभी कभी ज़मीनी तौर पर आदमी काम करता रहता है, बहुत खामोशी से काम करता रहता है, तो जो मल्होत्रा है बहुत खामोशी से काम करने वाले उसमें आते हैं, और वो लगातार एक्टिव थे, मैदान में एक्टिव थे। पार्टियां जब टिकट बांटती हैं तो वो बाकायदा सबका ध्यान रखती हैं, सर्वे अपने अपने तरीके से किए जाते हैं, फीडबैक लिया जाता है, लोगों का फीडबैक लिया जाता है। उसमें जो मल्होत्रा है उन्हें मौका दिए जाने की बात आई, और अगर ये बात आई है तो तय मान के चलिए कि वो सक्रियता रही है उनकी, और तभी उनको ये मौका मिला है। सक्रियता तो रही है, और हमने ये भी देखा कि दोनों ही तरफ से दिग्गज मैदान में रहे कि कैसे ना कैसे करके हम यहाँ पर जीत हासिल कर लें। ये तो श्योपुर की बात हुई, आगे हम बढ़ें और बुधनी का जिक्र करें। परंपरागत सीट बीजेपी की, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनकी सीट, इनका दबदबा बुधनी में बहुत ज़्यादा है। मामा को कौन नहीं पहचानता, ये मामा कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कैसा मुकाबला है, भले भार्गव साहब को उतार दिया गया है मैदान में, पर क्या थोड़ी बहुत भी चुनौती कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए यहाँ पर दिख रही है? चूँकि वो ट्रेडिशनल है, वहाँ से अरुण यादव उतार के देखे जा चुके हैं, वहाँ से तमाम दिग्गज उतार कर देखे जा चुके हैं, पर आप देखिए मतलब वो 1 to 1 लगाव जैसा है। जिस जगह पे बच्चे एक बच्चा अपने घर वालों के खिलाफ खड़ा हो गया, अपने चाचा के थप्पड़ खा लिए, आंदोलन खड़ा कर दिया घर के मजदूरों को ज़्यादा पेमेंट दिलवाने के लिए, तो आप वो समझ रही वो कनेक्शन है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उस तरह का कनेक्शन है। वो ये कह रहे हैं कि भर भर के वोट देंगे बुधनी की जनता है। हाँ, पॉलिटिकली थोड़ा सा पेंच है। बीच में आपको ध्यान होगा कि भार्गव से ज़्यादा चर्चा कार्तिकेय की होने लगी थी, तो ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन भार्गव लड़ रहे हैं कि कार्तिकेय लड़ रहे हैं। तो पॉलिटिकली शिवराज सिंह चौहान वहाँ नजर आएंगे, आपको हर जगह नजर आएंगे। चुनाव रमाकांत भार्गव लड़ रहे हैं, ये वही रमाकांत भार्गव हैं जिन्होंने अपनी सीट खाली की और फिर शिवराज सिंह चौहान वहाँ से गए, सेंट्रल में गए। तो शिवराज सिंह चौहान मतलब मेरा पूरा जो सियासी तजुर्बा है, जो माइलस्टोन सियासतदान होते हैं ना, मतलब अगर मुझे कल कोई बोल दे कि वो प्रधानमंत्री पद के में उनका नाम आ गया है या वो बन गए, मुझे अचरज नहीं होगा। उनके काम करने का जो तरीका होता है, बुधनी में उनकी पूरी सक्रियता रही, आपको पूरी कैंपेनिंग में वो नजर आए हैं। कई बार कांग्रेस कोशिश कर चुकी है पाले समीकरण बदल के, जातीय समीकरण बदल के, पर वो कामयाबी उसे मिल नहीं पाई है। अभी मिलेगी नहीं मिलेगी ये इस पर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन ये तय है कि हाँ, कांग्रेस ने उतना जोर बुधनी में नहीं लगाया जितना वो विजयपुर में लगाती नजर आई है। ये समझ गई है कि नहीं, वहां पर पॉसिबल नहीं है, हम कितनी भी कोशिश करें। और ललित, हम तो यहाँ बैठकर सारी चीजें कर ही रहे हैं, पर ग्राउंड जीरो पर जो हमारे सहयोगी हैं वो शायद और ज्यादा बेहतर चीजों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो वासु के पास चलते हैं और वहां के समीकरण क्या है, इस बार की स्थितियां कैसी रही, क्या कुछ बदलाव हुआ, वो जानते हैं। चलिए।
मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा क्षेत्रों में आज उपचुनाव हुए, बुधनी और विजयपुर। बुधनी सीट पर पूरे देश की नजर थी, लगातार ये सीट चर्चा में रही और इसका चर्चा में रहना लाजमी भी है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश में लगातार कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान इसी इलाके से आते हैं। जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े और उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया तो ये सीट रिक्त घोषित हुई और फिर उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान या उनके परिवार का कोई भी सदस्य मैदान में नहीं है। कार्तिकेय चौहान जो उनके बेटे हैं, उन्हें टिकट देने की बात जरूर सामने आई थी, लेकिन बीजेपी ने रमाकांत भार्गव जो पूर्व सांसद है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि रमाकांत भार्गव को भी शिवराज सिंह चौहान का खासा करीबी माना जाता है। कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को टिकट दिया। कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं, किरार समाज से आते हैं, तो जातीय समीकरणों को बैलेंस करने की कोशिश जो है उनके जरिए कांग्रेस ने की, लेकिन ये बीजेपी का एक मजबूत किला है। हालांकि देखना होगा कि जब परिणाम आएंगे तो नतीजा किस ओर जाता हुआ दिखाई देता है। अगर आप कास्ट वाइज यहाँ के वोट को देखते हैं तो सबसे ज्यादा 65,000 के करीब यहाँ पे आदिवासी मतदाता है, 40,000 के करीब ऐसी आबादी का वोट है। इसके अलावा किरार समाज, ब्राह्मण समाज और मुस्लिम समाज के भी जो वोट है वो मिलजुल कर किसी निर्णायक स्थिति तक पहुंचने का मादा रखते हैं। लेकिन बुधनी का जो उपचुनाव है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही साख का सबब बना हुआ है। साख का सबब इसलिए बना हुआ है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो लगातार यहां से जीतते हुए आए हैं अब वो मैदान में नहीं है और शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा उनके बेटे कार्तिकेय चौहान बुधनी के रण में एक्टिव नजर आए। उन्होंने रमाकांत भार्गव के लिए घर घर गए, चुनाव प्रचार किया और एक मायने में अगर आप देखें तो ये उनके लिए राजनीति का लॉन्चिंग पैड भी इस चुनाव को माना जा रहा है, क्योंकि पहले उनके नाम की चर्चा हुई, टिकट नहीं मिली तो भी वो पूरी ताकत के साथ लड़ते रहे। बैनर और पोस्टरों पर उनके जो फोटोज हैं वो लगे हुए नजर आए। लिहाजा बीजेपी को अपना गढ़ बचाना है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो नई टीम बनी कब? जब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को हार मिली, कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया और जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद 29 लोकसभा सीटों पर जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को सभी सीटों पर करारी शिकस्त मिली। अमरवाड़ा का उपचुनाव हुआ, वहां पे पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो अब बुधनी में आकर कांग्रेस की उम्मीद जगी हुई है। कांग्रेस चाहती है कि यहां से एक जीत मिले और इसके लिए चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, दिग्विजय सिंह हो, तमाम बड़े नेताओं ने एड़ी चोटी का दम लगाया कि राजकुमार पटेल को यहां से किसी तरह से चुनाव जिताया जाए। कांग्रेस अगर ये चुनाव जीतती है तो एक अग्नि परीक्षा कांग्रेस की पास हो जाएगी और कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको थोड़ा सा जो मोटिवेशन है वो भी मिल सकेगा। लेकिन इतनी राह ये आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी जिसने लगातार यहाँ पे बड़े मजबूती के साथ कैंपेन किया, किसानों को यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण माना भी जाता है, क्योंकि आप देखें तो पूरा कृषि प्रधान ये इलाका है। लिहाजा मतदाताओं ने अपना वोट दे दिया है। मतपेटियों में प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो कैद हो चुकी है। देखना होगा किसकी मेहनत सफल होती है, जनता का भरोसा किसके साथ आने वाले समय में नजर आता है। तो ये तो बात बुधनी की हो रही थी, सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे। अब छत्तीसगढ़ का हम रुख करेंगे और छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण पर उपचुनाव हो रहा है। परंपरागत सीट है ये भी बीजेपी की। यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल 8 बार जीत चुके हैं और उनका दबदबा हमेशा से ही रहा है। भौकाल जैसे कहते हैं ना, वो वहाँ पर देखने को हमेशा से ही मिलता है। और अब जब उपचुनाव हो रहा है तो दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, समीकरण भी अलग अलग हैं, खूब प्रचार प्रसार भी हुआ, दावे भी हुए, पर आखिर स्थितियां इस बार कैसी? तो रायपुर दक्षिण का वैसे तो आपने सब एक्सप्लेन कर ही दिया कि जिसको कहते हैं भोकाल, भोकाल शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है बृजमोहन अग्रवाल के लिए। एक तस्वीर जिसका मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा, रथ निकल रहा था, रोड शो चल रहा था, तो जिन बृजमोहन अग्रवाल या जो बार बार आकर अपील कर रहे थे, जिताने की अपील कर रहे थे, पता नहीं क्यों मुझे वो खटकता है कि उस रथ में वो कहीं पीछे की पंक्ति में खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, रोड शो चल रहा है, इन सब के बीच आपने उन्हें देखा होगा, मेरे ख्याल में पान हमेशा दबाए रहते हैं, तो वो लोगों का अभिवादन भी कर रहे थे, हाथ भी हिला रहे थे, पर आमतौर पर जो बेहतरीन वाली हंसी उनके चेहरे पर होती है वो नजर नहीं आई, मुझे ऐसा लगता है। अब थकान की वजह से भी कभी कभी हो जाती है, और इतने बड़े राजनेता हैं वो तो सब समझते ही हैं। खैर, लेकिन ये आपने सही कहा, मैंने उनकी कैंपेनिंग का तरीका देखा है कवरेज के दौरान रायपुर में।
1-to-1 कम्युनिकेशन है उनका। ऐसे बहुत कम राजनेता होते हैं। गोपाल भार्गव 1-to-1 कम्युनिकेशन, शिवराज सिंह चौहान 1-to-1 कम्युनिकेशन। इनको आपने कभी देखा नहीं होगा कि विधायकी सांसदी को चुनाव लड़ने के लिए डोर टू डोर जाते हो। ये पर्सनली जानते हैं कि फलाने का बेटा, धमाके का बेटा, प्रजापति का बेटा, वर्मा का लड़का, वर्मा क्या कर रहा है। ये 1-to-1 कम्युनिकेशन, यही 1-to-1 कम्युनिकेशन बृजमोहन अग्रवाल का उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उनके प्रभाव क्षेत्र में है, और वो बार बार आकर अपील कर रहे हैं। हाँ, बहुत आसान जीत शुरुआत में लग रही थी, लेकिन इन सब के बीच एक पुराना वीडियो वायरल हो गया सुनील सोनी का। उसके बाद जो उसमें मौलाना नजर आते हैं वो आ गए। तो ये कहीं ना कहीं इसने फाइट को थोड़ा दिलचस्प बना दिया। एक तरफ तजुर्बा है, सुनील सोनी कद्दावर नेता हैं, सांसद रहे हैं, लंबा महापौर भी रहे हैं। हाँ, उनका एक्सपीरियंस उस इलाके में बहुत ज़बरदस्त तगड़ा है, और चूंकि वो सराफा कारोबार से जुड़े हुए हैं तो लोग उन्हें पर्सनल भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब एकदम से आकाश का नाम आया तो कांग्रेस में थोड़ी खलबल मच गई। एक दुबे साहब, उन्होंने फॉर्म भी खरीद लिया था, वो शायर हो गए। सियासत में जिसको टिकट नहीं मिलती शायर हो जाता है। तो वो शायर वायर भी हो गए, मार उन्होंने कुछ पोस्ट भी करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर लड़ती हुई नजर आई। तो फाइट बड़ी मज़ेदार हो गई, जिसको हम कहते हैं ना टाइट फाइट हो गई है। तो मतलब अगर भाजपा को अपने पूरे मंत्रियों को मत डालना पड़ जाए, विधायकों को उतारना पड़ जाए, 1 दर्जन ज़्यादा विधायकों को जिम्मेदारी देनी पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि भाजपा ने भांप लिया है कि रास्ता उतना आसान नहीं है। अब क्या हो रहा है, ये भी आपने देखा होगा कि अगर रास्ता आसान भी है, एक बीजेपी चीज़ बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, पूरी तरह से जोर लगा देना है, चाहे वो चीज़ ऑलरेडी आपके पाले में है या नहीं है। हर चीज़ में यही खासियत है बीजेपी की कि बहुत समय पहले से शुरुआत कर लो और पूरी तरह से काम में जुट जाओ। तो ये तीनों सीटें उपचुनाव जिन पर अभी भी लगातार जारी है। हाँ, एक बार युगल से भी जानकारी ले लेते हैं। युगल चूंकि पूरे चुनाव को देखते आ रहे हैं, और किस तरीके से ये युगल इस सीट को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र सीट रायपुर के दक्षिण विधानसभा में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है, और इस उपचुनाव के कई राजनीतिक मायने हैं। दरअसल कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरह से इससे पहले जब बीजेपी के सरकार थी तब वैशाली नगर के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी, तो ठीक उसी तरह से इस बार भी कांग्रेस को उम्मीद है कि इस चुनाव में उनके जो प्रत्याशी है उनकी बड़ी जीत होगी। तो वहीं बीजेपी को पूरी तरह से भरोसा है और वो आश्वस्त है इस जीत को लेकर के, क्योंकि जिस सीट पर चुनाव हो रहा है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 8 बार के विधायक रहे हैं वहाँ से बृजमोहन अग्रवाल। हालांकि उनको ये सीट इसलिए खाली करनी पड़ी क्योंकि वो सांसद बन चुके हैं, सांसद बने हैं, तो उसके बाद वो सीट रिक्त हुई है। और जिनको वहाँ टिकट दिया गया है सुनील सोनी, वो बृजमोहन अग्रवाल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो अगर इस उपचुनाव में बीजेपी को अगर शिकस्त मिलती है, हालांकि बीजेपी के या राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर उन्हें शिकस्त मिलती है तो इसमें कई जो दुष्प्रभाव हैं वो बीजेपी के सामने आ सकते हैं। क्योंकि जब सत्ता में रहते हुए यदि बीजेपी की हार होती है तो इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। राजनीतिक पंडित भी इसको अलग अलग अंदाज में देखते हैं, और वहीं बृजमोहन अग्रवाल के जो वजन है, साख है, उस पर भी कमी आ सकती है। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की सीट की बात करें, कांग्रेस इस सीट में अगर जीतती है तो ये है कि कांग्रेस का जो ऊर्जा है उसका संचार होगा। आने वाले समय में वो और भी बेहतर करने का प्रयास है वो कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है, हालांकि जो समीकरण बता रहा है कि इसमें क्या होगा, जनता है, मतदाता हैं, तो किसी तरह से खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी की ये सीट है। 8 बार के विधायक यहाँ से रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल चुनाव की कमान उन्होंने भी संभाल रखी थी। इसके अलावा जो 8 मंत्री हैं, 18 बीजेपी के विधायक हैं, सभी ने मोर्चा संभाल रखा था। तो ये माना जा रहा है बीजेपी पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है, और वो कह रही है कि जीत उनकी होगी और जीत उनकी सुनिश्चित है। तो अगर आकाश जीतता है, युवा चेहरा है, तो कांग्रेस को एक ऊर्जा मिलेगा, और ये समीकरण आगे राजनीतिक जो समीकरण है उसके कई माने हैं वो निकाले जा सकते हैं।
तो ये आप सुन रहे थे युगल को, छत्तीसगढ़ से रायपुर दक्षिण सीट पर वो बता रहे थे कि आखिर वहाँ पर कैसी स्थितियाँ हैं। टाइट फाइट वहाँ पर भी है। तो तीनों जगह पर उपचुनाव लगातार जारी हैं। हालांकि क्या किसे जीत का ताज जनता पहनाती है, कहाँ पर क्या बदलाव होते हैं, कौन जीतता है, ये तो 23 को सामने आएगा और पल पल हम आपको अपडेट भी देंगे 23 को कि कहाँ पर कौन आगे जाता और कहाँ पर कैसी स्थितियाँ बनी, वो दिखाएंगे हम आपको। बिल्कुल, लेकिन ये तय है कि ये जो आज के 3 चुनाव रहेंगे, अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, देखिए आप छोटी सी घटना कितना तेज़ी से बढ़ते बढ़ते अचानक से नेशनल लेवल की सुर्खी बन जाती है। तो ये तय है कि इनके नतीजे क्या आते हैं, किसको क्या सीट जाती है। पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सियासत होगी, अब छत्तीसगढ़ में खास तौर पर कि बृजमोहन अग्रवाल का करियर क्या होने वाला, सियासी करियर, और मध्य प्रदेश के लिहाज से ये कि हमारे यहाँ की सियासत किस तरह करवट लेती है, ये 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और निकाय चुनाव को कहीं ना कहीं इनसे जोड़कर देखा ही जाएगा। नमस्कार।